नमस्कार साथियों, मैं विनोद सेंसनी ब्रज एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प है। उस टॉपिक का नाम है वाक्य विचार। बहुत ही शानदार टॉपिक है। तो साथियों, एक एक बिंदु को सीखते चलें और कोई समस्या आपके लिए नहीं आने दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो हम शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक, वाक्य विचार। वाक्य विचार हेडिंग डाल लीजिए। वाक्य विचार। वाक्य विचार। वाक्य विचार में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाक्य की परिभाषा कि वाक्य क्या होता है। वाक्य होता है शब्दों का सार्थक समूह। तो परिभाषा में इस तरह से कह सकते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते हैं। एक एक चीज समझते चलना, एक बार पढ़कर दोबारा फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। एक शब्द है इसमें, सार्थक एवं व्यवस्थित, इसका ध्यान रखना। सार्थक एवं व्यवस्थित। दो शब्द या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मतलब अर्थ निकलना चाहिए उसका, पूरे दोनों शब्दों का क्या निकलना चाहिए, अर्थ। सार्थक और व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है, वाक्य। जैसे देखिए, मैं एक वाक्य लिख रहा हूं कि राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। तो इसमें देखिए शब्द हो गए 1 2 3। तो दो या दो से अधिक शब्द हो गए, पहली शर्त पूरी हो गई। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक, अब ये देखिए सार्थक है क्या नहीं। राम पुस्तक पढ़ता है, ये पूरा वाक्य सार्थक है। जैसे राम किसी लड़के का नाम है और वो पुस्तक पढ़ रहा है, अर्थ समझ में आ रहा है। दो या दो से अधिक शब्द हमने यहाँ बिठा दिए और उनका अर्थ हमारी समझ में आ रहा है कि राम नाम का कोई लड़का है और वो पुस्तक पढ़ रहा है। अर्थ बिल्कुल हमारी समझ में आ रहा है, तो ये सार्थक हो गया। और व्यवस्थित, सार्थक भी होना चाहिए और व्यवस्थित से मेरा मतलब है कर्ता, कर्म, क्रिया। ये व्यवस्था है एक वाक्य बनाने की, कि वाक्य में सबसे पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है और फिर क्रिया आती है। इसे कहते हैं व्यवस्थित, एक व्यवस्था के अनुसार। तो देखिए, दो या दो से अधिक शब्द हैं, सार्थक हैं, व्यवस्थित हैं, तो ये पूरा समूह क्या कहलाएगा, वाक्य। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। तो साथियों, ये हो गया वाक्य। अगर हम इसको इस तरह से लिख देते, पढ़ता है पुस्तक राम, पढ़ता है पुस्तक राम, है पढ़ता पुस्तक राम, ऐसे लिख देते, तो ना तो ये सार्थक होता, भाई पढ़ता है पुस्तक राम, अब पता ही नहीं चलता कि पुस्तक राम किसी का नाम है कि क्या है, तो ना तो वो व्यवस्थित और ना ही सार्थक, तो इसलिए वो वाक्य नहीं कहलाएगा। तो शब्दों का ऐसा समूह जिसका स्पष्ट अर्थ हमारी समझ में आ जाए उसे वाक्य कहते हैं, या शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। देखो परिभाषा मैंने एक में ही लिख दी है दोनों, कि शब्दों के सार्थक
दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। अब परिभाषा देखिए, यो भी आ सकती है कि शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? वाक्य। शब्दों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वाक्य। शब्दों का ऐसा समूह जिसका स्पष्ट अर्थ हमारी समझ में आ जाए तो वो क्या कहलाता है? वाक्य। तो दोस्तों ये तो हुई वाक्य की परिभाषा और ये उदाहरण। अब हम बात करेंगे वाक्य के अंग पर। वाक्य के अंग क्या होते हैं? जैसे मानव शरीर में हाथ, पैर, आँख, कान ये अंग हैं, ये अनिवार्य रूप से होते हैं। एक अगर मानव है तो उसके ये जो अनिवार्य अंग होते हैं ये जरूर होते हैं, अंग जरूर होते हैं। उसी तरह वाक्य है तो वाक्य में भी जो अंग हैं वो अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं। जो वाक्य में अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं वो कौन कौन से अंग हैं? तो आइए अब हम इन पर बात करते हैं साथियों, बिल्कुल आराम से, सरल ढंग से, आसान सी भाषा में आपके लिए मैं ये टॉपिक क्लियर करा रहा हूँ। बहुत ही शानदार तरीके से इस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं। आप तो बस अपनी तैयारी, अपने लक्ष्य, इन चीज़ों का ध्यान रखो कि तैयारी करनी है और लक्ष्य फाइट करना है, बस ये दो चीज़ें आप निरंतर पढ़ते चले, लक्ष्य अपने आप तुम्हारे पास आकर खड़ा हो जाएगा। तो साथियों एक एक बात पर, एक एक बिंदु पर आपको ध्यान देना है। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे वाक्य के अंग। वाक्य के अंग, वाक्य के अंग। वाक्य के अंग साथियों, वाक्य के अंग होते हैं दो। वाक्य के दो अंग होते हैं। प्रश्न बहुत ही मोस्ट प्रश्न है कि वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के दो अंग होते हैं। दो अंग होते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, नंबर 1, नंबर 2। पहला उद्देश्य, नंबर 2 विधेय, उद्देश्य और विधेय। तो दोस्तों एक एक चीज़ क्लियर करते हुए एक बार इसे पुनः पढ़ लेते हैं। स्क्रीनशॉट अगर इसका लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। देखिए हम पढ़ रहे हैं वाक्य विचार। वाक्य विचार में पहले वाक्य, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, ये शब्दों का समूह है, सार्थक है और व्यवस्थित है, क्यों? कर्ता, कर्म और क्रिया। अब वाक्य के अंग, 14% ज़्यादा। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो वाक्य के कितने अंग होते हैं? दो, उद्देश्य और विधेय। अब हम बात करते हैं कि उद्देश्य किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं। सारी चीज़ें बहुत आसान है, बस आप तो समझते चलें कि उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं। तो मैं यहाँ मिटाकर अब उद्देश्य विधेय पर आता हूँ। हाँ भाई, पहले पढ़ रहे हैं हम उद्देश्य, समझते चलना एक एक चीज को। उद्देश्य, पहला अंग चल रहा है उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, कुछ कहा जाता है, उसे वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। उसे उद्देश्य कहते हैं।
वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, अर्थात कर्ता को ही उद्देश्य कहते हैं। यहां लिख सकते हैं आप, अर्थात कर्ता को ही उद्देश्य कहते हैं। समझो एक बार, कोई वाक्य है, उस वाक्य में जिसके विषय में बात हो रही है वो क्या कहलाएगा? उद्देश्य। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। अर्थात भाई वाक्य में बात करेंगे कर्ता के विषय में, तो अर्थात कर्ता को ही क्या कहते हैं? उद्देश्य। अब बात करें विधेय की, तो देखिए विधेय क्या होता है? विधेय क्या होता है? देखिए एक एक चीज ध्यान से पढ़ते चलना, मैं बीच बीच में अब प्रश्न पूछता चलूंगा आपसे पिछली चीज़ों को। जैसे मैंने वाक्य के अंग बता दिया, अंग कितने होते हैं? 2। तो पूछता चलूंगा वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, और जो उद्देश्य के विषय में कहा जाता है उसे साथियों क्या कहते हैं? विधेय। देखो कितनी सरल परिभाषा। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। उसे विधेय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए, जो कुछ भी कर्ता के विषय में कहा जाएगा वो पूरा क्या होगा? विधेय। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे समझना, एक उदाहरण से ही समझ में आ जाएगा। देखिए पहला उदाहरण लिख लेता हूं मैं। राम पुस्तक पढ़ता है। आज हम टॉपिक टू टॉपिक बात करेंगे जिससे सीधा सीधा आपकी समझ में आए। राम पुस्तक पढ़ता है, तो देखिए वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। तो ये वाक्य है, इसमें किसके विषय में बात हो रही है? राम के विषय में। तो राम तो क्या हो गया दोस्तों? उद्देश्य। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, अर्थात कर्ता को ही उद्देश्य कहते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है, किसके विषय में बात हो रही है? राम के में। तो राम क्या हो गया? उद्देश्य। और वाक्य का कर्ता भी कौन है? राम। कर्ता को उद्देश्य कहते हैं। और वैसे भी वाक्य में अगर तुम्हें कर्ता की पहचान करनी है कि इसमें कर्ता कौन सा है, तो आपको क्रिया के आगे कौन लगाकर प्रश्न करना है। कौन पढ़ता है? राम। साथियों जो कौन लगाने पर उत्तर में आता है वो कर्ता होता है। ठीक है, तो ये हो गया उद्देश्य। और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? विधेय। तो राम के विषय में क्या कहा जा रहा है कि पुस्तक पढ़ता है, तो ये पूरा क्या हो गया? विधेय। ये उद्देश्य हो गया और ये हो गया विधेय। वैसे साथियों हम अगर पूछा जाए कि जैसे कर्ता को उद्देश्य कहते हैं तो साथियों क्रिया को विधेय कहते हैं। ध्यान रखना, वैसे तो मेन रूप से तो अगर ऐसा कोई प्रश्न आए, वैसे इनकी पहचान यही है कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है वो उद्देश्य, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जा रहा है वह है विधेय। साथियों कोई दिक्कत बताओ, एक बार देख लेते हैं।
वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, अर्थात कर्ता को ही उद्देश्य कहते हैं। विधेय, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं, अर्थात क्रिया को ही विधेय कहते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है, हालांकि मैंने अगर ऐसा कोई प्रश्न आ जाए कि विधेय कर्ता क्रिया कर्म क्या होता है तो क्रिया, ठीक है। तो वैसे उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वो विधेय, ठीक है साथियों। अगर आपसे अब कोई प्रश्न पूछे राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें उद्देश्य बताओ, किसके विषय में बात हो रही है, राम के बारे में, तो उद्देश्य क्या हो गया, राम। और विधेय बताओ, तो राम के विषय में क्या बात हो रही है, पुस्तक पढ़ता है, तो ये पूरा क्या हो गया, विधेय। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, इस वाक्य को दे दे कि राम पुस्तक पढ़ता है और राम के नीचे अंडरलाइन कर दे और आप बताओ राम है उद्देश्य विधेय दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो क्या है उद्देश्य। ऐसे कैसे भी प्रश्न बन सकता है, आपको तो वैसे प्रश्न हल करना है। बताओ कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं होगी। चलो आगे कुछ और उदाहरण देखते हैं उद्देश्य विधेय को लेकर। बहुत डीपली बात करने वाले हैं, बहुत विस्तार से, बहुत गहराई से बात करने वाले हैं, ध्यान से पढ़ लेना एक बार। अगर उद्देश्य विधेय समझ में आ गए तो मैं कुछ उदाहरण लिखूंगा, आपको वो बताने हैं उसमें उद्देश्य और विधेय। हाँ भाई, एक उदाहरण हमने पढ़ लिया, दूसरा उदाहरण देखिए। दूसरा उदाहरण, रमा खाना पकाती है, खाना पकाती है। अब बताइए उद्देश्य क्या है, रमा खाना पकाती है, क्या हो गया, विधेय। ये उद्देश्य हो गया, ये विधेय हो गया। तीसरा, मान लो दिनेश गाना गा रहा है, तो बताओ उद्देश्य क्या हो गया, किसके विषय में बात हो रही है, दिनेश के बारे में, तो दिनेश उद्देश्य, और क्या बात हो रही है, गाना गा रहा है, ये क्या हो गया, विधेय। तो ये उद्देश्य और ये विधेय। चलो और बात कर लेते हैं। चौथा उदाहरण देखिए। चौथा उदाहरण है, राम ने रावण को मारा। तो राम क्या हो गया, उद्देश्य, और राम ने, ये पूरा हो गया उद्देश्य। वैसे तो राम ही उद्देश्य आ गया, विभक्ति चिन्हों को किसी में नहीं लेते, और जिसके साथ आ रहा है उसके साथ आते हैं। जैसे अगर हम कहें तो ये राम के साथ आया है, कर्ता के साथ आया, उद्देश्य के साथ है। राम ने रावण को मारा, ये हो गया विधेय, ये हो गया उद्देश्य। अब साथियों अगर मैं इसे इस तरह से भी लिख दूं, एक वाक्य में जैसे लिख दूं, लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, तो लड़का उद्देश्य, पुस्तक पढ़ रहा है विधेय। भाई ये उद्देश्य हो गया, ये विधेय हो गया। देख लो एक बार ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लो और ध्यान से समझ लो। हम पढ़ रहे हैं उद्देश्य और विधेय की पहचान। तो रमा खाना पकाती है, तो रमा किसके विषय में बात हो रही है, वाक्य में किसके विषय में बात हो रही है, रमा के बारे में। तो रमा क्या हो गया, उद्देश्य, और खाना पकाती है, ये क्या हो गया, विधेय। भाई रमा तो हो गया उद्देश्य, और खाना पकाती है, ये क्या हो गया, विधेय। अब देखिए आगे, दिनेश गाना गा रहा है, तो दिनेश तो हो गया उद्देश्य, और गाना गा रहा है, क्या हो गया, विधेय। तो राम ने रावण को मारा, तो राम क्या हो गया, उद्देश्य, और रावण को मारा, ये हो गया विधेय। लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, तो लड़का उद्देश्य और पुस्तक पढ़ रहा है विधेय। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आपको उद्देश्य और विधेय छांटने में कोई समस्या नहीं आएगी।
मैं इसी कड़ी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। साथियों, यदि प्रश्न आ जाए ऐसे, यहाँ लिख देता हूँ, चलो वाक्य अगर ऐसे है क्या दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा। दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा। तो देखिए, दशरथ पुत्र राम ये उद्देश्य हो गया और रावण को मारा ये विधेय हो गया। ये क्या हो गया? विधेय हो गया। भाई अब वाक्य में जैसे एक वाक्य है दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा। दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा, तो किसके विषय में बात हो रही है? राम नहीं, राम के लिए जो विशेषता जुड़ी है वो भी राम के साथ जुड़ेगी। दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा, तो किसके विषय में बात हो रही है? दशरथ पुत्र राम के विषय में। तो राम से अकेला नहीं, ये सब दशरथ पुत्र राम जो राम की विशेषता बता रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं राम को, तो ये भी उद्देश्य में आते हैं। भाई अब मैं एक वाक्य बता दूंगा कि दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा, तो किसके विषय में बात हो रही है? दशरथ पुत्र राम के बारे में। और क्या बात हो रही है? रावण को मारा। तो ये तो हो गया उद्देश्य और ये हो गया विधेय। साथियों, इसी कड़ी को और मैं डीपली ले जाता हूँ, इस टॉपिक को मैं और गहराई में ले जाता हूँ, जिससे कोई भी प्रश्न आपसे छूटे ना। तो देखिए प्रश्नों को। तो देखिए, अब बात करते हैं अब बात करेंगे हम उद्देश्य विस्तारक। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से भी पूछ लेते हैं कभी कभार, तो ध्यान रखना, उद्देश्य विस्तारक और विधेय विस्तारक। उद्देश्य विस्तारक और विधेय विस्तारक। अब इन पर बात करते हैं। सबसे पहले हम देखो, एक परिभाषा में भी इन्हें लिख सकते हैं या अलग अलग से समझना चाहें तो अलग अलग भी। तो इनकी परिभाषा में हम क्या कह सकते हैं, समझिए। जो शब्द उद्देश्य का विस्तार करते हैं, उद्देश्य का विस्तार करते हैं, मतलब बढ़ा देते हैं, कर्ता को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, विशेषता बता देते हैं या विशेषण स्वरूप आगे जुड़ जाते हैं। जो शब्द उद्देश्य का विस्तार करते हैं उन्हें उद्देश्य विस्तारक, उद्देश्य विस्तारक और जो शब्द विधेय का विस्तार करते हैं, विधेय का विस्तार करते हैं, उन्हें विधेय विस्तारक कहते हैं। विधेय विस्तारक, उन्हें विधेय विस्तारक कहते हैं। जो शब्द उद्देश्य का विस्तार करते हैं उन्हें उद्देश्य विस्तारक,
और जो विधेय का विस्तार करते हैं उन्हें विधेय विस्तारक कहते हैं। विस्तारक से मेरा मतलब क्या है, सुनो। विस्तार मतलब वाक्य में जो कर्ता होता है, मेन कर्ता, उसको जो बढ़ा देते हैं, उसका विस्तार मतलब बढ़ा देते हैं, उसके जो विशेषण स्वरूप उसके आगे जुड़ जाते हैं, वो उद्देश्य विस्तारक में आते हैं। और जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं वह विधेय विस्तारक में आते हैं। जैसे देखिए, मान लो उदाहरण देखिए, लड़का, पहले समझ लेना, लड़का पुस्तक पढ़ रहा है। लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, तो लड़का उद्देश्य, पुस्तक पढ़ रहा है ये विधेय हो गया। यहाँ तो ये उद्देश्य और ये विधेय। लेकिन अब मैं अगर इस वाक्य को यूँ लिख दूँ कि लाल कमीज वाला लड़का, लाल कमीज वाला लड़का धार्मिक पुस्तक पढ़ रहा है, धार्मिक पुस्तक पढ़ रहा है। भाई वाक्य बड़ा हो गया, लेकिन वाक्य चाहे छोटा हो और चाहे बड़ा हो साथियों। दोस्तों, वाक्य चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आदमी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। जैसे आदमी में चाहे छोटा है चाहे बड़ा, अनिवार्य अंग सभी में होते हैं, उसी प्रकार वाक्य चाहे छोटा है चाहे बड़ा, ये अंग जो होते हैं उद्देश्य और विधेय, ये सभी में होते हैं। तो देखिए, लाल कमीज वाला लड़का, इसके विषय में ही तो बात हो रही है। अगर इस वाक्य को देखकर मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए दोस्तों, इसमें किसके विषय में बात हो रही है, तो आपका उत्तर होगा कि सर, इस वाक्य में जो बात हो रही है वो लाल कमीज वाले लड़के के विषय में हो रही है। आपका उत्तर यही होगा। तो वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। अब ये तो हो गया इसमें उद्देश्य, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, विधेय। तो ये क्या हो गया, विधेय। ये उद्देश्य हो गया, ये विधेय हो गया। क्योंकि मुझे पता है आप उद्देश्य विधेय को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। लेकिन अब हम बात किसकी कर रहे हैं, उद्देश्य विस्तारक और विधेय विस्तारक की। तो आइए इनको भी सीखते हैं। अब साथियों, मैं अगर आपसे कहूँ कि इस वाक्य में उद्देश्य विस्तारक, देखो उद्देश्य को तो पता चल गया, लाल कमीज वाला लड़का, ये पूरा उद्देश्य है, और धार्मिक पुस्तक पढ़ रहा है, ये विधेय है। लेकिन यदि मैं अब तुमसे बात करूं कि बताइए उद्देश्य विस्तारक और विधेय विस्तारक बताओ इस वाक्य में। उद्देश्य विस्तारक और विधेय विस्तारक बताओ। तो देखिए, मेन कर्ता को छोड़ दो, जो इस मेन कर्ता की विशेषता बता रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, उसके विशेषण स्वरूप शब्द जुड़े हैं, वो उद्देश्य विस्तारक होंगे। भाई ये पूरा तो उद्देश्य हो गया, लेकिन मेन उद्देश्य, देखो मेन कर्ता की जो विशेषता बता रहे हैं, मेन कर्ता को छोड़ दो, उसके विशेषण स्वरूप उसकी विशेषता बताने वाले जो शब्द होंगे वो होंगे उद्देश्य विस्तारक। क्योंकि देखो मेन कर्ता कौन है, लड़का। लड़का कैसा है, लाल कमीज वाला। तो लड़का जो शब्द है ये कर्ता है, पूरा कर्ता तो ये लाल कमीज वाला लड़का, लेकिन मेन कर्ता क्या है, लड़का। लेकिन लड़के के लिए जो विशेषण स्वरूप शब्द जुड़े हैं, जो इस लड़के शब्द का विस्तार कर रहे हैं कर्ता का, वो उद्देश्य विस्तारक में आते हैं। तो इसमें देखिए, लाल कमीज वाला, ये हो गया उद्देश्य विस्तारक। साथ ही उद्देश्य से अलग होता है उद्देश्य विस्तारक। उद्देश्य में तो पूरा आ जाता है जिसके विषय में बात हो रही है, कर्ता भी शामिल होता है, लाल कमीज वाला लड़का।
लेकिन उद्देश्य विस्तारक में मेन कर्ता को हटा देते हैं, लाल कमीज वाला जो विशेषता बता रहा वही आएगा। अब विधेय विस्तारक की बात करें तो धार्मिक पुस्तक मेन तो क्रिया होती है, भाई लड़का पढ़ रहा है, इससे भी वाक्य बन जाता। आवश्यक अंग तो कर्ता और क्रिया होती है, लेकिन क्रिया की जो विशेषता धार्मिक पुस्तक बता रहा है, ये शब्द क्या हो गया, धार्मिक पुस्तक। ये हो गया विधेय विस्तारक। भाई विधेय तो धार्मिक पुस्तक पढ़ रहा है, ये पूरा विधेय है, लेकिन विधेय विस्तारक क्रिया छोड़ दो। जैसे इसमें कर्ता छोड़ दिया था, उद्देश्य विस्तारक निकल आया, इसमें से क्रिया को छोड़ दो, ये विधेय विस्तारक निकल आएगा। बताओ कोई समस्या। अब देखिए प्रश्न, आपके मन में एक प्रश्न है कि सर अब ये बताओ हमारे लिए प्रश्न कैसे आएगा। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, मैंने अब तक जो इस वीडियो में पढ़ाया है उसमें से प्रश्न बनाने वाला चाहे जहाँ से प्रश्न बना सकता है, बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, बताइए प्रश्न देखिए, शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द, वाक्य, अक्षर, वर्ण, तो क्या कहलाता है बताइए? वाक्य। शब्दों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वाक्य। शब्दों का सार्थक एवं व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वाक्य। ऐसे भी बन जाते हैं। शब्दों का ऐसा समूह जिसका स्पष्ट अर्थ हमारी समझ में आ जाए वो क्या कहलाता है? वाक्य। बताओ कोई दिक्कत नहीं है ना? ये प्रश्न बन गए। अब सुनो, वाक्य की सही परिभाषा है, तो ये जो मैंने इतनी परिभाषा बताई इनमें से कोई भी एक परिभाषा आ जाए तो वो सही है, और सबरी आ जाए, सभी आ जाए तो दो या दो से अधिक शब्दों का सार्थक एवं व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है, ये ज़्यादा सही है, फिर ज़्यादा सही छांटते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न देखिए, वाक्य के कितने अंग होते हैं? संख्या में ही पूछ लेता है, 1 2 3 5, कितने होते हैं? 2। प्रश्न बन गया। अब कौन कौन से होते हैं वाक्य के अंग? कौन कौन से हैं? उद्देश्य, विधेय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा? दोनों। बिल्कुल होगा, दोनों। अब सुनिए, अब ये आ जाए प्रश्न के उद्देश्य विधेय होते हैं, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, ऐसे कोई प्रश्न आ जाए, इनमें से कोई नहीं, ऐसे, तो ध्यान रखना वाक्य के अंग होते हैं। बताओ कोई समस्या नहीं है? प्रश्न बता रहा हूँ कि प्रश्न कहाँ से बन सकता है। अब बात करें हम नीचे कि अब एक वाक्य दे दिया जाए, मान लो खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं, ये वाक्य दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए इसमें उद्देश्य बताओ। तो खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं तो बताओ उद्देश्य क्या हो गया? खिलाड़ी। विधेय बताओ, क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि जिसके विषय में बात हो रही है वो उद्देश्य, और उद्देश्य के विषय में जो हो रहे हैं वो विधेय। अब देखिए प्रश्न उद्देश्य की परिभाषा में से भी बन सकता है। भाई वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य, विधेय। क्या कहते हैं बताओ? उद्देश्य। भाई वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं बताइए? विधेय। प्रश्न तो कहीं से बन सकता है दोस्तों। अब वाक्य दे दे, मान लो कोई भी वाक्य दे दे कि अध्यापक कुर्सी पर बैठा है, तो कौन बैठा है? अध्यापक। तो इसमें उद्देश्य क्या हो गया? अध्यापक। कुर्सी पर बैठा है, ये क्या हो गया? विधेय। अगर वो अंडरलाइन करके दे दे कि अध्यापक कुर्सी पर बैठा है, और कुर्सी पर बैठा अंडरलाइन करके रेखांकित शब्द है, उद्देश्य विधेय दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो विधेय। पूछ ले अध्यापक पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें विधेय बताओ, तो बता देंगे ऐसे प्रश्न। बताओ कोई यहाँ तक, कोई मैं नहीं समझता कि यहाँ तक आपको कोई समस्या होगी। आपकी सभी चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो चुकी हैं। आइए अब हम बात करते हैं वाक्य के भेदों को लेकर। हेडिंग डालेंगे वाक्य के भेद। मैं सीधे सीधे बहुत सरल ढंग से आपसे टॉपिक टू टॉपिक बात कर रहा हूँ, और बहुत अच्छे से आपकी समझ में आ जाएगा। ऑफलाइन क्लास होती तो बहुत सारी बातें हो जाती आपसे, लेकिन अब जब ऑनलाइन है, डाटा भी हमारे पास इतना ही है, तो इसके लिए हम फालतू बातें नहीं करेंगे, केवल अपने विषय पर ध्यान केंद्रित रखेंगे और इस टॉपिक को सीखने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे साथी।
हाँ भाई, देखिए वाक्य के भेद, वाक्य पढ़ रहे हैं तो वाक्य के भेद, वाक्य के भेद। वाक्य को निम्न आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। 1, 2। मुख्य रूप से तो किताबों में 2 आधार ही मिलते हैं, लेकिन साथियों मैं आपके लिए जो कराऊंगा वो कराऊंगा 3, और एक मैं ये कह सकता हूं मैं आपके लिए कराऊंगा 4 प्रकार के। देखिए सबसे महत्वपूर्ण जहाँ से प्रश्न ज़्यादा क्वेश्चन में पुट अप होते हैं वो है रचना के आधार पर। पहला वर्गीकरण हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर। दोस्तों दूसरा वर्गीकरण होगा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अब फिर पढ़ेंगे हम, चलो 4 करा, क्रिया के आधार पर, क्रिया के आधार पर। और चौथा होगा काल के आधार पर। तो वाक्य के जो भेद हैं वो 4 प्रकार से पूछे जाते हैं कि रचना या संरचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, क्रिया के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, और काल के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो भाग है वो ये है। थोड़ा समझ लेते हैं, विस्तार से बात अगली वीडियो में करेंगे, और एक वीडियो बनाएंगे हम, एक वीडियो, इन दोनों की तो एक ही बन जाएगी। तो इसमें से 1, 2, 3 वीडियो बनने वाली हैं इनको लेकर। तो आप पहले एक बार यहाँ समझ लेते हैं। दोस्तों रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3, जो है सरल या साधारण वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य, और संयुक्त वाक्य, जिनको हम विस्तार से अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जहाँ से ज़्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी वर्गीकरण में से आपसे पूछे जाते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। बहुत से विद्यार्थी यहाँ गड़बड़ कर देते हैं। मैंने पढ़ाए हैं पहले वाक्य के अंग। वाक्य के अंग कितने होते हैं दोस्तों? 2। और वाक्य के रचना के आधार पर भेद कितने होते हैं? 3। तो बहुत से विद्यार्थी ध्यान रखें, गलत नहीं हो जाए। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त, और अंग होते हैं वाक्य के 2, उद्देश्य और विधेय। तो कभी भेद पूछते हैं तो वो अंग याद रह जाते हैं, अंगों को पूछते हैं तो ये भेद याद रह जाते हैं। तो दोस्तों एक नंबर हमारे लिए महत्वपूर्ण है, एक बिंदु हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों बिना जॉब के इस दुनिया में बेकार है जीना। जिसके पास जॉब नहीं है उसका जीना बेकार है। आप समझ सकते हैं कि इस स्थिति में या इस परिवेश में, इस समय में जिसके पास पैसा नहीं है उसका जीवन कितना दूभर हो जाता है। तो साथियों हमें जॉब की सख्त ज़रूरत है, और ज़रूरत है तो सभी के लिए। जॉब की सभी ज़रूरत है, सभी को ज़रूरत है, लेकिन सभी को जॉब तो नहीं मिल सकती। जॉब तो उन्हीं को मिलेगी जो पहले मेहनत करेंगे। तो दोस्तों एक बिंदु को ध्यान से पढ़ना, मेहनत करना, और मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा, माँ सरस्वती से वंदना करूंगा कि आपकी मेहनत बेकार ना जाए और आप सभी सफल हों। तो दोस्तों एक बिंदु ध्यान से समझना, कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। आप कमेंट में लिखना, उस समस्या का तुरंत आपके लिए हल मिलेगा। आप निश्चिंत रहिए, आप भूल जाएंगे कि और कहीं आपने कुछ पढ़ा होगा
तो उन अध्यापकों को आप भूल जाएंगे। जो हमारी टीम से आप जुड़ेंगे तो यहाँ जो विषय विशेषज्ञ हैं सभी, मैं कहता हूँ कि कोई भी ऐसा नहीं है जो अनुभवहीन है, सब अपने पास अनुभव रखते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मुझे 10-11 साल इस हिंदी व्याकरण को पढ़ाते पढ़ाते हो गई है। तो आपके लिए कोई समस्या ऐसी नहीं रहेगी जिस समस्या का आप हल हमसे प्राप्त ना कर पाए। आप तो बस पढ़ते रहिए। पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए ये संस्था, इस संस्था के समस्त अध्यापक हमेशा सहयोग करते हैं। और जब विद्यार्थी से जुड़ जाते हैं, आप लोग हमसे जुड़े हैं, तो अब हमारा उद्देश्य बनता है कि आपको सफल करें। और सफल देखो, ना तो मेरे कहने से हो सकते हैं आप सफल, ना आप अपने आप ही मेहनत करें तो भी सफल नहीं होंगे। मैं बताऊं और आप उस अनुसार मेहनत करें, मतलब अध्यापक के बताए अनुसार यदि आप मेहनत करेंगे तो आप ज़रूर ही, मैं कह सकता हूं, इस भर्ती में ही आप सफल हो जाओगे दोस्तों। लेकिन हमें काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैच अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम, इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अगर ये बातें आपके अंदर नहीं है तो विद्यार्थी आप नहीं हैं। एक विद्यार्थी के लिए सुख नहीं है। यदि आप यूँ सोचें कि हम सुख पाते पाते लग जाएं तो नहीं दोस्तों। मोती वही व्यक्ति पाता है जो गहरे पानी में बैठने की हिम्मत रखता है। तो जॉब उसी की लगती है इसी स्थिति में, इस बदलते परिवेश में, इस प्रतियोगिता के दौर में उसी व्यक्ति की जॉब लगती है, उसी छात्र की जॉब लगती है जो खुद गहरे पानी में बैठने का मुद्दा रखता है। तो साथियों, मेहनत करेगा वही व्यक्ति आज के समय में सफल होगा। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3, सरल, मिश्र और संयुक्त, जिनको हम पढ़ने वाले हैं अगली वीडियो में। अब बात करें अर्थ के आधार पर। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, जिसमें सकारात्मक या विधानवाचक कह सकते हैं, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, संकेतवाचक, संभावना या संदेहार्थक वाक्य, इच्छावाचक, आज्ञावाचक। ये वाक्य होते हैं 8, जिनके विषय हम विस्तार से बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। और तीसरा है क्रिया के आधार पर। साथियों, इनको ध्यान रखना, बहुत से अध्यापक अलग से भी पढ़ा देते हैं। अलग से पढ़ाओ या कहीं से हो तो ये वाक्य के ही भेद क्रिया के आधार पर। तो क्रिया के आधार पर वाक्य के 3 भेद आपके मन में भी होगा कि आपने कभी नहीं पढ़े तो, लेकिन दोस्तों आप इन्हें जानते हैं। क्रिया के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कर्तृवाच्य, वाच्य किसे कहते हैं? वाक्य को ही कहते हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। दोस्तों, अब काल के आधार पर इनको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, ऐसा पढ़ाऊंगा जो जीवन में आपने कहीं नहीं पढ़े होंगे, इतने सरल ढंग से। बहुत से विद्यार्थियों के कमेंट या मेरे पास फ़ोन आते रहते हैं, ये कहते हैं सर हम वाच्य को वहाँ पढ़ के आए, समझ में नहीं आया। हम कहते हैं एक बार हमारी वीडियो देखो और आपको वाक्य समझ में ना आए तो हमारे पूरे फीस के पैसे वापस आ जाएंगे। तो देखिए, क्रिया के आधार पर हमारा कंटेंट मजबूत है साथियों, आपको सफलता दिलाकर ही रहेंगे। क्रिया के आधार पर कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। काल के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल का वाक्य, भूतकाल का वाक्य और भविष्यत काल का वाक्य। तो दोस्तों, इन जो भेद मैंने बताए, इन पर अब विस्तार से चर्चा करने के लिए आपको इंतज़ार करना होगा अगली वीडियो को लेकर। अगली वीडियो को लेकर मैं आपके सामने बहुत जल्द उपस्थित हो रहा हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, नमस्कार। Thank you so much.